कौन से जीवों के अंदर पाया जाता है, इसके बारे में हमने कल चर्चा की हुई थी। और मेन मेन जो रौद्र ध्यान का टॉपिक था वो हमने क्लियर किया हुआ था। हिंसानुबंधी, मृषानुबंधी, स्तेयानुबंधी और परिग्रहानुबंधी मूल चार प्रकार से हमारा जीव रौद्र ध्यान के अंदर प्रवेश करता है। और रौद्र ध्यान के अंदर अगर मेरा आयुष्य कर्म का बंध हुआ तो नरक गति का नेक्स्ट मेरा भाव बन सकता है। उसके बाद आता है आर्त ध्यान। शब्दादीनम अनिष्ठानम वियोग संप्रयोगयोः चिंतनम वेदनायाश्च व्याकुलत्वम उपेयुषः। आर्त ध्यान के अलग अलग प्रकार में से यहाँ पर दो प्रकारों की का वर्णन इस गाथा के अंदर किया गया हुआ है। अनिष्ट जितने भी शब्द है, अनिष्ट जितने भी थॉट्स के माध्यम से शब्द हो या किसी के बोलने के माध्यम से कोई भी शब्द अगर मुझे अनिष्ट लगते हो, उसका वियोग या उसका संप्रयोग हो, ऐसी मैं इच्छा रखता हूँ। अभी सबसे पहले अनिष्ट यानी कि जो मुझे पसंद नहीं है, जिसकी मैं इच्छा नहीं रखता, उसको मैं अनिष्ट गिनूंगा। अभी एकदम ज्यादा वो समर सीजन शुरू हो चुकी हुई है, तो इसमें वो फैन नहीं मिलना या एसी नहीं मिलना, एकदम गर्मी के अंदर रूम में बंद बैठे रहना, ये मैं अनिष्ट समझूंगा। वो दोपहर में 12 से 2 बजे की जो एकदम टेरिफिक धूप होती है, उसमें बिना चप्पल के गोचरी के लिए जो गुरु भगवंत जाते हैं, अगर वैसा मुझे भी जाना पड़े तो शायद मैं उसको मेरे लिए अनिष्ट गिनूंगा। जैसे हर एक का अलग अलग एक एक क्षेत्र होगा कि हम उसको अनिष्ट वस्तु के अंदर डाल सकते हैं। ऐसे जितने भी अनिष्ट वस्तु है, उससे मेरा या तो वियोग हो या संप्रयोग हो। इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या, ठीक है। तो अभी अगर हम फॉर एग्जांपल लड़की देखने के लिए जा रहे हैं शादी के एंगल से, तो स्टार्टिंग में तो लड़की को एक बार मीटिंग किया, एकदम बराबर लगा, सब कुछ अच्छा था। तो उस समय तो ऐसे ही था कि हाँ चलो भाई रिश्ता डन ही है, ओके कर देंगे। लेकिन फिर वापस घर पर आने के बाद थोड़ी बहुत हमने अगर वो तहकीकात करवाए, तब मालूम पड़ा कि भी उसके तो इतने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, उसका गलत सोबतों के अंदर है, गलत आदतें वगैरह है। अगर ऐसा हमको मालूम पड़ा तो अपन समझे अच्छा हुआ कि भाई रिश्ता जुड़ने से पहले ही हमको सारी की सारी चीजें मालूम पड़ गई और फिर हम वो रिश्ते में आगे नहीं बढ़ेंगे। उसको बोला जाएगा संप्रयोग। अभी शादी हो गई और शादी करने के बाद मालूम पड़ा कि हमको जो हम चंद्रमुखी सूर्यमुखी समझ करके लेकर आए थे वो तो ज्वालामुखी है। और 1-2 साल के बाद हमारा रहना डिफिकल्ट हो जाए और डिवोर्स तक बात पहुंच जाए, उसको वियोग बोला जाएगा। हमारे पास जो अनिष्ट वस्तु है वो हमसे दूर हो जाए, उसका नाम है वियोग। और हम तक अनिष्ट वस्तु पहुंचे ही नहीं, उसका नाम है संप्रयोग। एग्जाम्पल 2, शाम के टाइम घर पर मच्छरों का अगर आवागमन हो जाता है तो जनरली अपन खिड़की दरवाजे बारियां सब खिड़की सब बंद कर देंगे। तो घर के अंदर जो मच्छर रहे हुए हैं, जो हमको काट रहे हैं, उससे हमारा वियोग हो ऐसा इच्छा हम रखेंगे। और बाहर के नए मच्छर अंदर न आए, उसको संप्रयोग कहा जाएगा। जनरली ना अगर हमारा विचार रौद्र ध्यान के नहीं है और आर्त ध्यान के भी नहीं है, तो बाकी सारा का सारा क्षेत्र ये आर्त ध्यान का आ जाता है। सॉरी, धर्म ध्यान की भी नहीं है, या तो रौद्र ध्यान या धर्म ध्यान। लेकिन ये दोनों ना बहुत कम होता है, हिंसानुबंधी हो या मृषानुबंधी वगैरह हो, कंपैरेटिवली टू आर्त ध्यान वो कम होता होगा। आर्त ध्यान क्या है, वो बहुत लंबे समय तक चलता रहता है और हमको मालूम भी नहीं पड़ता है कि भाई आर्त ध्यान है। फॉर एग्जाम्पल अभी धंधा फॉर अच्छा जा रहा हो, लेकिन अभी 2-3 महीने बाद जब सीजन पूरी हो जाएगी हमारे धंधे की, फिर वापस स्लो डाउन आ जाएगा, वापस वो एक्सपेंस बढ़ जाएंगे, आमदनी कम हो जाएगी। तो ये क्या अनिष्ट वस्तु है। मेरा धंधा कम होना, मेरा मेरा प्रॉफिट कम होना, ये मेरे लिए अनिष्ट वस्तु है। तो कहीं 2-3 महीने बाद जब वापस सीजन डल हो जाएगी, तो वापस से फिर से वही एक्सपेंस बढ़ना और प्रॉफिट कम होना, वो सारी चीजें हो जाएगी। तो वो उसके लिए मैं अभी से चिंता करना शुरू कर दूं, उसको अनिष्ट का संप्रयोग कहा जाएगा। और अभी अगर मेरा धंधा मंदी के अंदर बैठा हुआ है, तो कब तेजी आएगी इसके बारे में अगर मेरा चिंतन या ध्यान चलता रहे, उसको अनिष्ट का वियोग कहूंगा। यानी कि मुझे जो अभी एकदम मंदी वाला माहौल चल रहा है, उसको मैं अनिष्ट गिनता हूँ। तो कब मेरे से वो मंदी वाला माहौल दूर हो, इसके बारे में चिंतन करना, इसको अनिष्ट का वियोग कहेंगे। ऐसा तो पूरे दिन में बहुत बार हमसे होता रहता होगा।
चाहे वो धंधे के एंगल से हो या घर के एंगल से हो या अलग अलग विषयों के एंगल से हो। हमको कोई खाना कोई सब्जी नहीं पसंद और उसका अगर हमारे साथ उसका संयोग हो जाता है तो कब ये सब्जी पूरी हो या फिर कब ये सब्जी मैं खाना बंद कर दूं, वैसे विचार वियोग की विचार आना शुरू कर दे। और कल वापिस भिंडी नहीं बननी चाहिए, ये उसका संप्रयोग हो गया। तो ऐसा एक एक इंद्रियों के विषय के ऊपर का वियोग संप्रयोग, या घर के अंदर घटनाओं का वियोग संप्रयोग, या धंधे के अंदर किसी ना किसी का वियोग या संप्रयोग, इसी के अंदर मेजरली हमारा विचार चलता है। ये सब कुछ आर्त ध्यान का सबसे पहला प्रकार है, अनिष्ट का वियोग और संप्रयोग के बारे में चिंतन करना। सेकंड है चिंतनम वेदनायाश्च व्याकुलत्वम उपेयुषः। अभी मुझे अगर शरीर के अंदर वेदना है ना, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हल्का सा बुखार है या सिर दर्द है या कुछ कमर दुख रहा है, पैर पेट दुख रहा है, तो कब मेरा ये वेदना जाए, कब मेरा ये वेदना जाए, सहन नहीं हो रहा, उसका चिंतन करते रहना, उसको वेदनायाश्च कहा जाएगा। शायद अपन ये सेकंड ऑप्शन वाला जो आर्त ध्यान है ज्यादा तो नहीं होता होगा, लेकिन जब कभी भी हमारा कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम या वेदना आ जाती है, सबसे पहला ये आर्त ध्यान हमारा शुरू हो जाता है। वेदना को सहन नहीं हो रहा है, वेदना बहुत डिफिकल्ट लग रही, वो बात अलग है, लेकिन ये वेदना फटाफट दूर चली जाए, बस ये सिर दर्द मेरा शांत हो जाए या मेरा बुखार शांत हो जाए, खांसी जो बहुत आ रही है वो चली जाए, इसका विचार आना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बार बार इसी का चिंतन चलना, उसको आर्त ध्यान कहा गया हुआ है। और व्याकुलत्वम, यानी कि फ्यूचर में अगर कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली है, उसको लेकर के अभी नर्वसनेस, वो घटना शुभ वाली हो या अशुभ वाली हो, लेकिन अभी एकदम व्याकुलता अनुभव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो 10वीं के एग्जाम्स अगर एक आधा महीने के अंदर शुरू होने वाले हैं, तो जनरली कोई कोई बच्चों को बहुत ज्यादा एंग्जाइटी रहती है। वो एग्जाम के एक हफ्ते पहले 10 दिन पहले अगर उनका अपन हाल देख ले तो बहुत भयानक लगे, एकदम वो बहावरे की तरह, ये पढ़ना है वो पढ़ना है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, वहां पर वो क्लास, ये सप्लीमेंट्री, इतना कुछ चलता रहता है एक बोर्ड एग्जाम को लेकर के कि उसको अपन व्याकुल नाम का जो ये आर्त ध्यान है उसके अंदर लेकर के जा पाएंगे। एक महीने बाद बोर्ड एग्जाम है, तो उसका जो बोर्ड एग्जाम के पहले का एक महीना बच्चों का किस प्रकार का जाता है, एग्जैक्टली वो डेफिनेशन आती है व्याकुलता की। हर एक बच्चे के अंदर शायद ऐसा ना हो, लेकिन जनरली हम ऐसा देखने को मिलता है। तो सिमिलरली जीवन का कोई ना कोई घटना हो, कोई ऑफिस के अंदर बहुत बड़ी मीटिंग हो या घर के अंदर कोई गेस्ट आने वाले हो या जाने वाले हो या जो कुछ भी हो, हमको अगर ये एंजाइटी व्याकुलता अनुभव करते हैं और फिर उसी का कोई ना कोई विचार चलता रहता है, तो उसको आर्त ध्यान गिना गया हुआ है। दो टाइप्स ऑफ आर्त ध्यान हम यहाँ पर पूरा करते हैं, अनिष्ट का वियोग संप्रयोग और वेदना और व्याकुलता का चिंतन। ये दो प्रकार के आर्त ध्यान हमारे में, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार आएंगे। हम ट्राई करेंगे डेली दो दो प्रकारों को देखेंगे, बिकॉज जब सब कुछ एक साथ ले लेंगे ना, तो शायद ये आर्त ध्यान को जो इम्पोर्टेंस देना है वो अपन कहीं दे नहीं पाएंगे, बिकॉज सबसे ज्यादा हमारे डेली जीवन के अंदर आर्त ध्यान टाइम बहुत ज्यादा ले लेता है। रौद्र ध्यान धर्म ध्यान कंपैरेटिवली थोड़े कम टाइम के लिए होता है। मेजरली दिन के 15-16 घंटे आर्त ध्यान के अंदर ही हम रहते हैं, और उससे हमको थोड़ा थोड़ा फाइंड आउट करके बाहर आना है। तो डेली दो दो आर्त ध्यान के टाइप्स को अपन देखने का प्रयत्न करेंगे। आज अनिष्ट का वियोग संप्रयोग और वेदना और व्याकुलता का चिंतन, ये दो हमारे पॉइंट्स हुए। कमिंग बैक टू 14 गुणस्थानक। हमने अप्रमत्त संयत जो 7वां गुणस्थानक था वहां तक हमने देखा हुआ था। अभी 8वां हमारा गुणस्थानक आएगा, अपूर्वकरण सम्यक दृष्टि गुणस्थानक। अभी जब जीव 7वें गुणस्थानक से 8वें गुणस्थानक तक पहुंचेगा, उसके दरमियान बीच में यहाँ पर लिखी हुई जो पांच, हाँ हाँ, पांच जो चीजें हैं, ये पांच चीजें जीव करेगा। अभी के द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से कोई भी जीव 7वें गुणस्थानक से ऊपर नहीं जा सकता, चाहे साधु भगवंत का जीव हो विद भाव चरित्र प्लस द्रव्य चरित्र, या श्रावक का जीव हो जहां पर सिर्फ भाव चरित्र हो सकता है, किसी के लिए भी 7वें गुणस्थानक से ऊपर का मार्ग अभी खुला नहीं है। हमारे इस द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अंदर की बात है। तो यहाँ पर जो कोई भी बात आएगी ना, अभी का अभी शायद हम इस भाव में तो इसको अचीव नहीं कर पाएंगे,
लेकिन ये सारी की सारी चीजें एक छोटे वर्जन के अंदर हमारे साथ कंटिन्यूअसली होती रहती है। उसको हम समझने का प्रयत्न करते हैं। जब जीव अप्रमत्त संयत सातवां गुणस्थानक के अंदर है और आठवें तक पहुंचने का पुरुषार्थ कर रहा है अपूर्वकरण सम्यक दृष्टि गुणस्थानक के अंदर, तो सबसे पहला वो जीव स्थिति घात करेगा और उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली रस घात होगा। तो एग्जैक्टली क्या है? तो अपन ने जब कर्म ग्रंथ शुरू किया था तब एकदम स्टार्टिंग स्टार्टिंग के क्लासों के अंदर वो कर्म के बंद के दरमियान चार वस्तुओं के बारे में हमारा बात हुआ था। प्रकृति, स्थिति, रस और प्रदेश। अगर याद हो तो हमने लड्डू का एग्जाम्पल लिया था कि लड्डू मीठा है, वो उसकी प्रकृति है। मिठास 30% है, 40% है, वो उसका रस कहा जाएगा। फिर वो 15 दिन तक चलेगा या 30 दिन तक चलेगा, वो उसका काल कहा जाएगा। और उसके अंदर बूंदी के लड्डू के अंदर कितने बूंदी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उसको प्रदेश कहा जाएगा। अगर थोड़ा रिकलेक्शन करें तो याद आ जाएगा, हमने वो दो लड्डू का कंपैरिजन किया हुआ था, एक मोतीचूर का लड्डू और एक तिरुपति का लड्डू। तो वही एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं स्थिति घात और रस घात को समझने के लिए। एकदम लाइव एग्जाम्पल लेते हैं। हम ना, हमारा अभी वो विंटर का पूरा सीजन पूरा हुआ, खत्म हुआ। तो कोई कोई घर के अंदर ना वो विंटर के दरमियान अलग अलग वो चीजें बनाते हैं। कोई वो बूंद के लड्डू बनाते हैं, तो कोई वो मेथी के लड्डू, सालम पाक, टोपरा पाक वगैरह अलग अलग जो विंटर के अंदर जनरली अपन खाते हैं, वैसी चीजें कुछ कुछ घरों के अंदर बनती है। तिल के लड्डू वगैरह हो गए तो उसमें, ठीक है। तो उसमें ना ये स्थितिघात और रसघात को समझने के लिए अपन एग्जाम्पल लेते हैं मेथी के लड्डू का। समझो कि जो श्राविका बहन है, उसको दिमाग में आया कि भी अपने को मेथी का लड्डू बनाने का है। और जनरली जिसने मेथी का लड्डू टेस्ट नहीं किया ना, वो एकदम कड़वा रहता है। मतलब शक्कर या गुड़ तो उसके साथ रहता ही है, लेकिन जनरली मेथी का लड्डू कड़वाहट होती है उसके अंदर। जिसने टेस्ट किया हो उसको तो मालूम है कि होता है कि भाई मेथी का लड्डू कैसा है। अभी अपन एक ऐसी काल्पनिक भूमिका रचते हैं, कोई श्राविका बहन घर के अंदर मेथी का लड्डू बनाया हुआ है और उसको लगा कि भाई जो मेरा जो हस्बैंड है वो बहुत ही कड़वे है, उनके उनकी जुबान बहुत कड़वी है। तो जैसे जहर जहर को मारता है, वैसे ही कड़वाहट कड़वाहट को मारेगी। तो मैं काम करती हूँ, इस बार ना मेथी के लड्डू के अंदर शक्कर और गुड़ कम और मेथी भरपूर मात्रा में डालती हूँ और लड्डू एकदम कड़वा कड़वा कर देती हूँ, ताकि वो खाएगा मेरा हस्बैंड और उसकी कड़वाहट कम हो जाएगी। ऐसा कुछ तर्क वो श्राविका बहन ने लगाया। और फिर उसने उसने ऐसा भी सोचा कि यार छोटा छोटा लड्डू दूंगी ना तो खाएंगे नहीं। मैं काम करती हूँ, बहुत ही बड़ा जाइजेंटिक साइज का एक लड्डू बनाती हूँ, मेथी का लड्डू विथ 90% कड़वाहट, और एकदम बड़ा मेथी का लड्डू बनाया। अभी शाम को रात को जब हस्बैंड घर पर आए तो वो शाविका बहन ने वो लड्डू उनको दिया कि देखो, मैंने आपके लिए स्पेशली मेथी का लड्डू बनाया हुआ है। और हस्बैंड देख करके एकदम शॉक हो जाता है कि यार एक तो एकदम किसी हाथी को देते हैं ना, वो साइज का लड्डू बना करके रखा हुआ है। मैंने बोला क्या, मैं मनुष्य हूं या तू हाथी समझती है इतना बड़ा लड्डू। उसमें तो थोड़ा सा उसने लड्डू ब्रेक किया और खाना और मुंह में रखा हस्बैंड ने। और जैसे ही मुंह में रखा, आ हा हा हा, पवन पवित्र पावन प्रीतम, सारी की सारी जो भी वाणी है पत्नी को बोलनी थी वो सब बाहर निकल जाती है। तू क्या बनाती है, ये है वो है, कुछ अक्कल है या नहीं, सारी की सारी जो गालियां निकल सकती थी उस समय गालियां निकल जाती है। और फिर पत्नी को लगा कि यार मैंने तो जोक के लिए किया था, लेकिन प्रैक्टिकल जोक बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया, तो उसको भी लगा कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, थोड़ा इतना तो कड़वाहट नहीं रखनी थी। उसने भी टेस्ट किया, जबरदस्त कड़वा था। तभी उसने सोचा कि मैं काम करती हूँ कि थोड़ी कड़वाहट कम कर देती हूँ और लड्डू का साइज जो एलिफेंट वाला था उसको छोटा छोटा लड्डू बना देती हूँ ताकि खाने में इजी रहे। अभी वो श्राविका बहन वो बड़े लड्डू को लेकर के किचन के अंदर गए और अभी उन्होंने लड्डू को ब्रेक कर दिया, बिकॉज छोटे छोटे लड्डू बनाने थे। उसके पहले उसके अंदर शक्कर डाल दी। पहले 90:10 था। 90% मेथी की कड़वाहट थी, 10% शक्कर की मिठास थी। अभी 50-50 कर दिया। मेथी उतनी की उतनी रही, लेकिन शक्कर ऊपर और ज्यादा डाल दी ताकि 50% कड़वाहट रहे और 50% मिठास। अभी उसने वो मिक्सचर को वापस शक्कर के साथ मिक्स करके लड्डू बनाने का प्रयत्न किया, लेकिन मेथी के लड्डू जो गरम गरम जब बनाते हैं ना, उस समय अगर उसको ऐसा ऐसा लड्डू का शेप दे तो बन सकता है। एक बार उसको ब्रेक कर दिया है, फिर वो ठंडा हो गया,
फिर चाहे कितना भी अपन मेहनत करेंगे वो लड्डू का शेप नहीं आएगा, वो टूट ही जाएगा। तो ये बहन ने आइडिया किया, हल्का सा हाथ पानी वाला किया बाइंडिंग के लिए, और फिर वो पानी वाला हाथ से लड्डू को बांधने का प्रयत्न किया, और अभी लड्डू बंद हो गया। इसमें ये एग्जाम्पल यहाँ पर पूरा हो जाता है, इसमें स्थितिघात और रसघात हो गया। कैसे? पहले जो मेथी का लड्डू था वो शायद 30 डेज या 20 डेज चलता होगा अभी के काल के हिसाब से, लेकिन ये बहन ने क्या किया, वो हाथ में थोड़ा पानी से गीला कर दिया और फिर लड्डू को नया शेप दिया। तो जो हाथ का पानी का अंश था वो लड्डू में जाने के कारण से अभी जो नए बंधे हुए लड्डू है वो एक ही दिन चलेंगे, एक रात क्रॉस हो जाएगी, फिर वो लड्डू बासी बन जाएंगे। तो जो लड्डू पहले 30 दिन तक चलने वाले थे, अभी वो लड्डू एक ही दिन तक चलेंगे, उसके ज्यादा उसका अस्तित्व नहीं रहने वाला। हम खाए वो बात अलग है, लेकिन वो बासी की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। और पहले का लड्डू 30 डेज तक एकदम फ्रेश था। तो 30 डेज टू 1 डे हमने उसकी जो स्थिति थी उसको कम कर दिया, 0.1 0.2। उसके अंदर जो कड़वाहट थी 90:10 था पहले, अभी 50-50 कर दिया। तो उसका जो कड़वाहट का जो प्रकृति का जो था रस, वो रस को हमने कम कर दिया, वो मतलब वो बहन ने कम कर दिया। तो इसको बोला जाएगा स्थिति घात और रसघात। एग्जाम्पल एकदम क्लियर है, अभी तत्व के ऊपर आते हैं। जीव जब कभी भी उत्कृष्ट शुभ भाव के अंदर जाएगा, तब अपने कर्मों की जो स्थिति है वो स्थिति को कम कर देगा। यानी कि उसके पूर्व के अंदर जो कोई भी कर्म बांधे हुए है, वो कर्मों का जो स्थिति है वो ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे अंदर समझो कि ज्ञानावण्य कर्म का मेरा बंध हुआ है, और मेरा ज्ञानावण्य का कर्म का बंध जो कर्म है वो 100 या हजार साल तक चलने वाला था, उतना बड़ा स्थिति का एक एक कर्म मैंने बांध कर रखा हुआ था। एक ज्ञानावण्य कर्म का उदय आया, 1000 वर्षों तक चलेगा और फिर उसका अस्त होगा। फिर एक और नया ज्ञानावण्य कर्म का उदय आएगा, 1000 साल तक चलेगा और फिर अस्त होगा। तो ऐसा एग्जाम्पल के लिए अपन ले रहे हैं कि अगर ऐसा मेरा ज्ञानावण्य कर्म का बंध हुआ है पूर्व के अंदर, तो ये 7th गुणस्थानक से आगे जब मैं जाऊंगा, तब स्थिति घात के अंदर मेरा वो कर्म का जो स्थिति है उसको मैं कम करूंगा। 1000 साल तक जो मुझे दुख दे सकता था वो कर्म, वो अभी 100 साल, 10 साल, 1 साल, 1 महीना, 1 दिन, आधा घंटा, 1 घंटा के अंदर आ गया। कर्म है वैसा का वैसा ही है, ज्ञानावण्य कर्म ज्ञानावण्य का ही कर्म है, लेकिन उसकी जो स्थिति थी, काल था, उसको हमने बहुत ज्यादा श्रिंक कर दिया। 30 डेज टू 1 डे हुआ लड्डू के अंदर। यहाँ पर भी एक इमेजिनेशन से 1000 साल चलने वाला कर्म को हमने 1 साल या 1 महीने के अंदर लेकर के आ गए, उसको स्थिति घात कहा जाएगा। पॉइंट 2 रस घात। हमने जब वो लड्डू का एग्जाम्पल लिया हुआ था तो उसके अंदर प्रकृति, रस, स्थिति और प्रदेश, 4 चीजें देखी हुई थी। उसमें जो रस था ना, रस के अंदर हमने 4 अलग अलग लेवल्स देखे हुए थे, स्पष्ट, बद्ध, निधत और निकाचित कर्म का रस। एग्जाम्पल भी हमने लिए हो तो उस समय अगर याद ध्यान में ना हो तो फटाफट अपन उसका एक रिवीजन ले लेते हैं। स्पष्ट यानी कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर 2 सुई है और वो 2 सुई को सिर्फ धागे के द्वारा ओवरलैप किया गया हुआ है, तो हल्का सा अगर अपन ऐसा करेंगे, सॉरी, एक सुई को एक और सुई के ऊपर सिर्फ रखा हुआ है, कुछ भी धागा वागा नहीं है, सिर्फ रखा हुआ है, हल्का से ऐसा हाथ लगाएंगे ना तो 2 सुई अलग अलग हो जाएगी। ऐसे इस प्रकार का कर्म का बंध मैंने किया कि जो बहुत लाइटली फिट है, ज्यादा बंधा हुआ नहीं है, हल्का सा नजिंग करूंगा वो कर्म निकल जाएगा। ऐसी रस वाला जो कर्म है उसको स्पष्ट रस कहा जाता है। उसके बाद बद्धत आएगा, जिसमें 2 सुई को हल्का धागे से के साथ ओवरलैप किया गया हुआ है। तो मैं ऐसा करूंगा तो अलग नहीं होएगा, लेकिन थोड़ा मैं हाथ से धागे को अनरावल करूंगा तो 2 सुई अलग अलग हो जाएगी। वो जितना पुरुषार्थ मुझे करना पड़े उतना पुरुषार्थ ये बद्ध नाम का जो रस है वैसे कर्मों को दूर करने के लिए मुझे करना पड़ेगा। तीसरा स्पष्ट बद्ध निधत, उसके अंदर क्या है ना, 2 सुइयों को पानी के अंदर रखा हुआ था कुछ टाइम के लिए, फिर बाहर एक के बाजू में एक रखा, और 2 4 6 8 घंटे या 1 2 दिन के बाद उसमें जंग लगनी शुरू हो जाती है। और वो जंग के कारण भी दोनों सुइयां बहुत ज्यादा
एक साथ मिक्स हो चुकी है, बहुत दम लगाना पड़ेगा, अलग तो होगी लेकिन वो दोनों के बीच की जंग ने उसको ज्वाइन कर दिया हुआ है। तो बहुत प्रयत्न करने के बाद अपन दो सुइयों को अलग कर पाएंगे। इतना पुरुषार्थ करने के बाद जो कर्म हमसे दूर हो, वैसे कर्मों का जो रस है उसको निधत रस प्रकृति कहा जाता है। और चौथा निकाचित, दो सुई थी, हमने गरम गरम भट्टी के अंदर डाली, दो सुई को मेल्ट कर दिया और उसको भी एक ही सुई बना दिया। अभी वो एक सुई के अंदर की जो दो सुई का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स था उसको दूर करना इम्पॉसिबल। सिमिलरली जो निकाचित कर्म का जो बंध मेरे साथ हुआ है, मतलब आत्मा के साथ हुआ है, उसके बाद उसको निर्जरा करना, उसको दूर करना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। उसको अपन निकाचित कर्म निकाचित रस बंध कहते हैं। अभी ये जो है ना, उसको सिंपलर टर्म्स के अंदर एक ठणिया, दो ठणिया, तीन ठणिया और चार ठणिया का रस अपन बोलते हैं शास्त्रीय भाषा के अंदर। एक ठणिया को स्पष्ट, दो ठणिया को बद्ध, तीन ठणिया को निधत और चार ठणिया उसको निकाचित रस बोलते हैं। अभी हमने अभी ऐसा जाना कि जो निकाचित यानी कि जो चार ठणिया वाला जो रस प्रकृति का कर्म है उसको हम निर्जरा नहीं कर पाएंगे, उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन आता है, आठवें गुण स्थानक तक पहुंचने के बाद, मतलब पहुंचने के टाइम पर, आठवें तक पहुंचने पर हम ये रसघात की प्रकृति के द्वारा कर्म के अंदर की जो रस की इंटेंसिटी है उसको कम कर सकते हैं। चार ठणिया वाला रस तीन दो एक के अंदर ट्रांसफर हो सकता है। तीन ठणिया वाले रस की जितनी भी कर्म प्रकृति है वो दो या एक के अंदर ट्रांसफर हो सकती है। दो ठणिये वाली एक ठणिया बन करके रह जाएगी। कर्म वैसा का वैसा रहेगा, उसका लाइफ स्पैन, स्थिति कम हो गई, उसके अंदर की इंटेंसिटी कम हो गई। एग्जाम्पल, एक बहुत ही पतला दुबला सा एक आदमी ना नीचे चल करके जा रहा था रास्ते के ऊपर से, और कोई अपार्टमेंट में कोई इंसान क्या क्या किसके द्वारा एक ईंट, ब्रिक नीचे गिर गई, और वो ब्रिक वो नौजवान के सिर के ऊपर लगी। तो उसको आया एकदम गुस्सा कि ऐसा कौन है फालतू आदमी है, रास्ते के ऊपर ये पत्थर, ये ईंट फेंक रहा है, ब्रिक फेंक रहा है। तो एकदम गुस्से के अंदर धुआं धुआं वो अपार्टमेंट के अंदर चढ़ा, और मालूम पड़ा था कि भी फोर्थ फ्लोर से वो ब्रिक गिरी हुई है। फोर्थ फ्लोर तक पहुंचा और वहां पर एकदम जोर से ठक 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 किया, बिकॉज गुस्से में है, जबरदस्त चार ठनिया वाला गुस्सा, एकदम तीव्र रस का उसका अभी चल रहा है उदय। लेकिन जब दरवाजा खुला तब सामने वो द ग्रेट इंडियन खली है ना, अपना रेसलर, वैसा हाइट और बॉडी वाला इंसान खड़ा है, और वो एकदम रुआब से पूछ रहा है, बोल क्या हुआ। अभी ये शाना है, इसको मालूम है कि भाई इसके सामने भिड़ने जाऊंगा तो मेरा ही चटनी होने वाला है। तो जो गुस्से से वहां पर आया हुआ था, एकदम गुस्सा शांत कि नहीं नहीं, ये तो क्या है, आपकी ब्रिक नीचे गिर गई थी तो मैं आपको लौटाने के लिए ऊपर आया हुआ, भाई कुछ काम नहीं है, ऐसा बोल करके चुपचाप चला जाएगा, बिकॉज मालूम है कि भिड़ने जैसा है नहीं। तो जो गुस्सा चार ठणिया वाला था, वो ये खली को देख करके दो या एक ठणिया वाला हो गया। सिमिलरली अगर मेरे अंदर निकाचित यानी कि चार ठणिया वाली रस प्रकृति के जितने भी कर्म बंध है, ये आठवां गुण स्थानक आते आते, आठवां गुण स्थानक खली के जैसा है, वो आठवें गुण स्थानक को देखते ऑटोमेटिकली वो जो रस है वो नीचे 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 कम हो जाएगा। ठीक है। अभी ये स्थिति घात और रसघात, ये दोनों प्रक्रिया जिसके कारण से होती है उसको बोलते हैं अपवर्तनाकरण। आज बहुत नया नया कॉन्सेप्ट आएगा, नए नए वर्ड्स आएंगे, लेकिन इसका अगर अपन एग्जाम्पल प्रॉपरली याद रख लेंगे ना तो तत्व एकदम इजी है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अपवर्तनाकरण जिसका मतलब है उत्कृष्ट शुभ भाव। अगर हम शुभ भाव नहीं लेकिन उत्कृष्ट शुभ भाव में रहते हैं तो ये स्थिति घात और रसघात ऑटोमेटिकली हमारा जीव करना शुरू कर देता है। अगर यहां तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, स्थिति घात और रसघात। चलो, अपवर्तनाकरण करने के द्वारा मैं, मेरा जीव स्थिति घात और रसघात को किया, यानी कि क्या हुआ, अनंत कर्म के दलिक जो मेरे जीव के साथ बंधे हुए थे उनके अंदर का लाइफ स्पैन कम किया, उनके अंदर का जो इंटेंसिटी था दुख देने का मुझे, वो इंटेंसिटी को मैंने कम किया। लेकिन अभी भी कर्म एज इट इज है, उसका पावर कम हुआ है, उसकी लाइफ कम हुई है, लेकिन उसका अस्तित्व अभी भी है कर्मों का, वो कुछ कम नहीं हुआ।
लेकिन अभी गुण श्रेणी में हम उसको बराबर कम करने के पीछे भागेंगे। कैसा ना, गुण श्रेणी। हाँ ध्रुव बोल सकते। प्रणाम गुरुजी। जय जिनेन्द्र। आपने जो कहा कि इन कर्मों को कम कर सकते हैं, गुण स्थिति घात और रस घात कर्म को, तो मीन्स किस चीज से कम कर सकते हैं? अपवर्तनाकरण, वो यहाँ पर लिखना रह गया था। अपवर्तनाकरण यानी कि उत्कृष्ट शुभ भाव। जब जब मैं शुभ भावों के अंदर होऊंगा, ये ऑटोमेटिकली मेरा जीव करता जाएगा। अभी भी भले मैं चौथे या पांचवें गुण स्थानक के अंदर पड़ा हुआ हूँ, लेकिन अभी भी अगर मैं उत्कृष्ट शुभ भाव तो नहीं, लेकिन फेयरली गुड शुभ भाव के अंदर अगर रहता हूँ, तो उस समय भी मेरा जीव हल्की हल्की मात्रा में स्थिति घात और रसघात करता रहता है। यानी कि जो 1000 वर्षों तक चलने वाला जो ज्ञानावरणीय कर्म था, मैंने शुभ भाव में रहा, उस कारण से वो 900 साल तक आ गया। ये 8वें गुण स्थानक में क्या 1000 से सीधा 1 महीने तक पहुंच जाएगा? उतना तो अपन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अभी हमारा वो अपवर्तनाकरण नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी शुभ भाव है, तो छोटी छोटी मात्रा के अंदर मैं अभी भी स्थिति घात और रसघात कर ही रहा हूं। तो ये भले हम इसको 8वें गुणस्थानक के अंदर करेंगे, लेकिन इसका बहुत ही मिनिएचर वर्जन हम सब अभी पांचों की पांच चीजें कर ही रहे हैं। लेकिन वो इतनी छोटी है कि ज्यादा वो इफेक्ट मालूम नहीं पड़ता है। इस कारण से ज्यादा महत्व नहीं है इन सारी चीजों का नीचे गुणस्थानकों के अंदर। जब 8वां गुणस्थानक आएगा, तभी ये सारी चीजें एकदम फुल स्पीड में आगे बढ़ेगी और कुछ एक विजिबल रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा। स्थिति घात एंड रसघात। हाँ ध्रुवेश भाई। प्रणाम। मेरा ये क्वेश्चन था कि जब जीव स्थिति का तो रसघात करेगा, ओके, तो सारे कर्मों के लिए करेगा कि मतलब कोई स्पेसिफिक ऐसे कि मतलब जितने आत्मा पे कर्म लगे हुए हैं सारे कर्मों के लिए? करेक्ट। सबसे हम्म, पहले ना अशुभ कर्म का स्थिति घात और रसघात करेगा, बिकॉज पुण्य कर्म भी कर्म के अंदर आएगा और पाप कर्म भी कर्म के अंदर आएगा। तो इंस्टेंटली स्टार्टिंग में हमारा जीव अशुभ कर्म जितने भी है, उन सारे कर्मों का स्थिति घात और रसघात करेगा। पुण्य कर्म के बैलेंस को टच नहीं करेगा। अभी उसमें कौन सा वाला एग्जैक्टली कर्म, वो हम गुण श्रेणी और गुण संक्रमण में देखेंगे। अभी के लिए इतना समझना है स्थितिघात और रसघात के अंदर कि अशुभ यानी कि पाप कर्मों के जितने भी दलित हमारे साथ चिपके हुए हैं, उन सारे कर्म के अंदर स्थितिघात और रसघात हमारा जीव अपवर्तनाकरण के द्वारा करेगा। अभी गुण श्रेणी, गुण यानी कि वो गुण और दोष वाला गुण नहीं, लेकिन यहाँ पर गुणा आएगा। गुणा प्लस श्रेणी इज इक्वल टू गुण श्रेणी, एक ही शब्द है। गुणा यानी कि गुणाकार या मल्टीप्लीकेशन जो अपन बोलते हैं, उसका शॉर्टर वर्जन है गुणा। और श्रेणी यानी कि लैडर या एक सीरीज, उसको अपन श्रेणी बोलते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन की सीरीज इज इक्वल टू गुण श्रेणी। अभी हम एग्जैक्टली करते क्या है, तो समझ अपन ना एक एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सब लोगों को याद होगा कि भाई मुकेश अंबानी का वो जो एंटीलिया है ना, वो कैसा है, वो हमको हल्का सा पिक्चर होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर ड्रॉ करने का प्रयत्न करता हूँ, लेकिन बिल्कुल भी वो वैसा होगा नहीं। आप इमेजिन करना, ठीक है। समझो कि ये वो एंटीलिया है जिसमें हर एक फ्लोर ना अलग अलग लेंथ का, अलग अलग साइज का, कोई कोई बाहर निकले हुए हैं, तो कोई के एकदम अंदर ही पूरे हो गए हैं। ऐसे कुल 27 फ्लोर्स का एक बहुत ही बड़ा आलीशान उसने कॉम्प्लेक्स मुकेश अंबानी ने खुद के लिए खड़ा किया हुआ है। एग्जाम्पल वो इमेज पर मत जाना, अपना इमेजिनेशन कर लेना। अभी समझो कि मेरे को हर एक फ्लोर में जा करके ऊपर तक पहुंचना है, ठीक है। तो क्या है ना, ये फ्लोर की सीढ़ी यहाँ एंडिंग तक जाएगी, और फिर यहाँ से मैं ऊपर जाऊंगा, और फिर यहाँ से मैं ऊपर जाऊंगा। तो क्या है ना, बहुत ज्यादा ये लंबा होगा मेरे लिए। 4 फ्लोर्स को चढ़ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। उसके कंपैरिजन में कोई एक अपार्टमेंट है जहां पर अपन रहते हैं जनरली, तो वो अपार्टमेंट क्या है, सिमेट्रिकल होगा कि भाई उसका एक रेक्टेंगुलर होगा, और हर एक फ्लोर पर 2 या 4 घर होंगे,
और इक्वल होगा उसका, अपन यहाँ से यहाँ ऐसा 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 करते 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 4th फ्लोर तक पहुंच जाएंगे। हाइट शायद सेम हो, 4th फ्लोर की हाइट ये अपार्टमेंट की और 4th फ्लोर तक की हाइट एंटीलिया की सेम हो सकती है, लेकिन हम जो ये अपार्टमेंट में 4th फ्लोर तक पहुंचने का टाइम लिया वो बहुत फटाफट हो गया, और यहाँ एंटीलिया के अंदर एक एक फ्लोर का क्या है साइज अलग अलग था, उसका शेप अलग अलग था, तो उसके अंदर फिर जा करके अपन को ऊपर पहुंचने में टाइम लग गया। तो पहुंचे एज सच तो हम 4थे फ्लोर तक ही अपार्टमेंट में फास्ट फास्ट पहुंच गए, एंटीलिया में हमारा टाइम लगा। अभी ये एग्जाम्पल को थोड़ा भी साइड में रखते हैं, नए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दिवाली के टाइम क्या होता है ना, जनरली हर एक घर के अंदर वो जितना भी वो पुराना सामान वगैरह है वो नीचे आता है, उसका साफ सफाई होता है, प्रमार्जन होता है, परिलेहन होता है, और फिर वापस वो सारी की सारी चीजें एज इट इज अपन वो ऊपर रख देते हैं मालिये के अंदर। कभी कभार ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती है हर एक घर के अंदर रहेगी, तो सालों से है, कभी भी उसका कोई इस्तेमाल हुआ नहीं है और होने वाला है भी या नहीं वो बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन हमको फेंकने का मन नहीं होता। कोई 10 12 15 साल कोई डब्बा हमको गिफ्ट में आया हुआ रहेगा, लेकिन वो डब्बा इतना अच्छा है कि हमको देने का मन नहीं कर रहा, लेकिन हमारे पास इस्तेमाल में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे डब्बे हैं कि अपन उसको यूज में लेंगे नहीं। तो क्या होएगा, ऐसे डब्बे प्रॉपरली हम अपने मालिये में अपने ऊपर कर वो प्रॉपरली उसको सजा करके रख देंगे कि कभी कभार फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ी तो हम वो डब्बे को नीचे उतारेंगे और यूज करेंगे, लेकिन अभी देने का मन बिल्कुल नहीं है। ऐसा साल दर साल हम इकट्ठा इकट्ठा करते 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 अभी क्या है स्पेस कम हो रही है, और अभी इस बार दिवाली में हमने टारगेट लिया कि यार जो एक जैसे एक ही साइज के जो अलग अलग डिब्बे है ना, उसमें से एक डिब्बा रख करके उसकी कॉपीज को हम दे देंगे किसी और को। जगह नहीं है, बिकॉज अभी हर एक जगह पर जाते हैं कोई ना कोई रिटर्न गिफ्ट देता है, तो रखने के लिए जगह तो चाहिए। तो हमने इस बार प्लान किया कि घर के अंदर 50 डब्बे ऐसे ऊपर में घूम रहे थे अलग अलग जगह पर, उन सबको इकट्ठा किया, प्रॉपर सॉर्टिंग आउट किया, और हमने उसको एक ही जगह पर गड़ी करके रख दिया, ताकि फ्यूचर में अगर मुझे डब्बे की आवश्यकता हो तो इजीली मेरे पास ये 50 डब्बों का एक एक पूरा क्रम हो, उसमें से मैं मेरा पिक एंड चूज कर पाऊँ। अभी क्या है ना, कुछ दो यहाँ पर इस रूम में पड़े हैं, दो किचन के अंदर पड़े हैं, तो दो बेडरूम के अंदर पड़े हैं, वक्त आने पर उसको ढूंढना वो इम्पॉसिबल हो जाएगा मेरे लिए। तो इस बार दीपावली के अंदर वो हर एक जगह पर जहां पर वो डिब्बे घूम रहे थे ना, उसको कलेक्शन करके प्रॉपरली गड़ी करके एक जगह पर रखा, ताकि वो इजी हो जाए पिक एंड चूज करना। एग्जैक्टली सेम थिंग मेरा आत्मा गुण श्रेणी के अंदर करता है। अभी ये जो हमारा अपार्टमेंट था ना, इसमें इमेजिन करना कि हर एक फ्लोर पर ना अलग 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 कर्म पड़े हुए हैं, और हमारा आत्मा आत्मा हर एक कर्म को जाकर के उसको खत्म करने का प्रयत्न कर रहा है। बस कर्म हमारा दुश्मन है, तो हमारे आत्मा को अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है हमको आत्मा को, तो उसको अपने दुश्मनों को तो खत्म करना पड़ेगा। तो एक करके एक एक फ्लोर में जाता है उसको खत्म करने के लिए, तो बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज हर एक कर्म विचित्र अलग अलग जगह पर पड़ा हुआ है, अलग अलग एंगल में पड़ा हुआ है, तो उसको जा जा करके खत्म करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ये सिर्फ कल्पना है, हमारा जीव तत्व इतना कुछ ऐसे अलग अलग बिल्डिंग या फ्लोर्स नहीं है, लेकिन समझने के लिए तो ऐसा एक एक अलग अलग फ्लोर में जाएगा, अलग अलग उसका लेंथ है, तो बहुत डिफिकल्ट होगा। इससे बेटर ऐसा ऑप्शन है कि हमारा जो जीव है वो फॉर एग्जांपल फर्स्ट फ्लोर में पहुंचा इस अपार्टमेंट में, तो ये फर्स्ट फ्लोर में जितने भी कर्म हमारे स्कैटर्ड होकर के पड़े हुए हैं, उन कर्म को सबको एक ही जगह पर इकट्ठा किया और फिर छू मंतर कर दिया। जैसे कोई अपना कराटे अगर किसी को जानते हो ना, तो जनरली क्या है उसमें वो ईंट को तोड़ने का एक एक डिस्प्ले करते हैं, 3 या 4 ईंट होती है वो ब्रिक्स, उसको एक के ऊपर एक गड़ी करते हैं और फिर सटाक करके ऐसा करते हैं और वो ईंटें टूट जाती है। अभी 4 ईंटों को अगर तोड़ना है तो वन के ऊपर वन रखेंगे तो तोड़ना इजी होएगा। अगर एक वहां पर पड़ी है, एक वहां पर पड़ी है, एक किधर बाहर पड़ी हुई है, उसको जा जा करके तोड़ना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इससे बेटर है कि सारी ईंटों को इकट्ठा करो और थड़ाक किया और ईंटें टूट गई। सिमिलरली मैं मेरा यानी कि जीव जो है वो भी अलग अलग कर्म जो वहां पर स्प्रेड आउट है उनको पहले इकट्ठा करेगा, गड़ी करेगा, और उसके बाद उसका संक्रमण होगा।
तो जो इकट्ठा करने की जो प्रोसीजर है उसको गुण श्रेणी कहा जाएगा। गुण यानी कि गुणाकार, मल्टीप्लीकेशन, और श्रेणी यानी कि सीरीज। अभी मल्टीप्लीकेशन किस बात का, तो समझो कि एक क्षण के अंदर, एक सेकंड के अंदर मेरा जी फर्स्ट फ्लोर था, सेकंड सेकंड के अंदर सेकंड फ्लोर में आया, थर्ड सेकंड के अंदर थर्ड फ्लोर में आया, ठीक है। तो अभी ये गुण श्रेणी के द्वारा उसकी एक्सपर्टीज हो गई, तो क्या हुआ, पहले श्रेणी के अंदर यानी कि पहले क्षण के अंदर जो पहला फ्लोर है उसमें उसने 300 कर्मों को इकट्ठा किया और उसका छू मंत्र कर उसको तोड़ दिया। अभी फिर सेकेंड फ्लोर में 600 कर्म को वो इकट्ठा करेगा, बिकॉज अभी एक्सपर्टीज आ चुकी है। थर्ड फ्लोर में 900 कर्मों को इकट्ठा करेगा, फिर 1200 कर्मों को इकट्ठा करेगा फोर्थ फ्लोर में। ऐसा जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, मेरा जीव अब जो अलग अलग कर्म स्प्रेड आउट है उसको फटाफट फटाफट इकट्ठा करेगा और संक्रमण करेगा। इकट्ठा करने की और उसको जो सीरीज में रखने की बात है उसको गुण श्रेणी कहा जाता है। अभी ये जो हमने कर्म ग्रंथ पार्ट 1 लिया था ना, उसमें नाम कर्म के अंदर एक टाइप आई थी संघातन नाम कर्म, अगर याद हो तो संघातन नाम कर्म के अंदर जब मेरा जीव दूसरे किसी भी गति के अंदर जाएगा ना, तो वहां पर रहा हुआ जो औदारिक, आहारक और वैक्रिय वर्गणाएं हैं उसमें से वो गति के अनुरूप जो शरीर का निर्माण करवाने के लिए जो वर्गणा चाहिए, वो वर्गणाओं को एटमॉस्फियर से मेरा जीव इकट्ठा करता है, उसको संघातन नाम कर्म बोलते हैं। अगर थोड़ा रिकलेक्शन करके याद करेंगे ना तो याद आ जाएगा, संघातन नाम कर्म यानी कि अलग अलग वर्गणाओं जो हमको चाहिए। मतलब हमारे जीव को अगर देवलोक के अंदर अगला भाव मिला तो वैक्रिय शरीर होगा, तो वैक्रिय शरीर बनाने के लिए मुझे वैक्रिय वर्गना चाहिए होगी। तो वहां पर एटमॉस्फियर में जो जो वैक्रिय वर्गनाएं हैं उसको कलेक्शन करके एक स्थान पर लेकर के आना, इसका नाम है संघातन नाम कर्म। एग्जैक्टली ये सेम चीज कर्मों के एंगल से मेरा आत्मा गुण श्रेणी के अंदर करता है। जो कर्म पूरे आत्मा प्रदेशों के अंदर स्प्रेड आउट हुए हैं उनको बारी बारी एक एक जगह पर इकट्ठा करना, उसका नाम है गुण श्रेणी। राइट, अगर यहां तक क्लियर है तो अपन गुण संक्रमण की ओर चलते हैं। शुभ भाव और ध्यान का एग्जाम्पल, हाउ टू प्रैक्टिस शुभ भाव। तत्व का चिंतन हो या परमात्मा के गुणों का चिंतन हो या खुद के मोक्ष मार्ग का चिंतन हो या स्वाध्याय हो या नमस्कार महामंत्र या कोई भी ऐसा जाप वगैरह हो, ये सब कुछ शुभ ध्यान के अंदर आएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं पैरों के ऊपर पैर लगा करके ऐसा बैठा रहूंगा उसी को शुभ ध्यान कहा जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर मैं ऑफिस के अंदर हूं और कोई काम हो रहा है लेकिन फिर भी मन के अंदर तत्व का चिंतन या मोक्ष का चिंतन या परमात्मा के गुणों का चिंतन चल रहा है, वो भी शुभ ध्यान के अंदर आएगा। कल हमने एग्जाम्पल देखा हुआ था वो रिया वाला ध्यान किसको बोलते हैं, वो 3 दिन जो फ्रेंड को कंप्लीटली उसको हर जगह पर वो रिया रिया दिखती थी। एग्जैक्टली सेम चीज अगर हमारे साथ ये कोई ना कोई शुभ तत्वों को लेकर के मोक्ष मार्ग या परमात्मा के गुणों को या अपने दोषों को दूर करने का भाव या पुरुषार्थ के अंदर या अनुकंपा के अंदर या कोई भी शुभ भावना के अंदर जब मेरा जीव रत रहता है, ध्यान के अंदर रहता है, उस समय ऑटोमेटिकली ये 5 चीज मैं कर ही लेता हूँ। 8वें गुण स्थानक तक पहुंचने के बाद बहुत बड़े पैमाने पे ये 5 चीज होती है, लेकिन जब नीचे के गुण स्थानक है और शुभ भावना है तो भी ये सब चीजें होगी, लेकिन डिफरेंस बहुत कम होगा, 54 या 58 जितना डिफरेंस होगा। अभी वो मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, लेकिन वो होगा जरूर। तो ये रसघात, स्थितिघात और गुणश्रेणी वगैरह हमारा जीव भी अभी भी कर ही रहा है, लेकिन नोटिसेबल डिफरेंस नहीं है। हाउ टू गुरुजी, प्रैक्टिस शुभ भाव कॉन्शियस। गुण श्रेणी कब करता है जीव? सॉरी, क्या बोल रहे? जीव गुण श्रेणी कब? तो आवाज ब्रेक हो रहा है, थोड़ा क्लियर। प्रणाम, आवाज आ रही है गुरुजी? जी जी। जीव गुण श्रेणी कभी करता है? गुण श्रेणी 8वें गुण स्थानक के ऊपर आकर के। ठीक। तो ये पांचों की 5 चीज जो है ना वो अभी भी हो रही है, चौथे गुण स्थानक में भी हो तो रही है, लेकिन बहुत ही छोटा सा उसका डिफरेंस पड़ता है। स्थिति घात किया
1000 साल तक चलने वाला जो कर्म था उसको 990 साल तक अपन लेकर के आए, तो ज्यादा ऐसे नोटिसेबल डिफरेंस नहीं हुआ। लेकिन हाँ, स्थितिघात हुआ, रसघात भी जो एकदम तीव्र था उसमें थोड़ा हमारा मात्रा कम हुआ। ज्यादा नोटिसेबल डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस तो है। तो अभी भी अगर अपन शुभ भाव या शुभ ध्यान के अंदर जाते हैं तो मेरा जीव ये सब चीजें ऑटोमेटिकली कर लेता है, इसके लिए कहीं पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। पुरुषार्थ शुभ ध्यान का या शुभ भावों में टिके रहने का करना पड़ेगा। ये सब चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएगी, इसके लिए हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। स्थितिघात हुआ, रसघात हुआ, गुण श्रेणी हुआ, हमारे कर्मों को सीरीज में रखना इज इक्वल टू गुण श्रेणी, एकदम सिंपल है। अभी आते हैं गुण संक्रमण के ऊपर। वापिस गुण यानी कि गुणाकार, मल्टीप्लीकेशन। हाँ ध्रुवेश्वर। प्रणाम। आपने बताया कि गुण श्रेणी में बेसिकली हम लोग कर्म को इकट्ठा करता है और फिर आत्मा एक साथ उसको संक्रमण करता है। तो अभी मतलब वही है क्या कि कर्म को, पुद्गलों को इकट्ठा करके एक बड़ा सा जत्था बनाना, वही उसी को गुण श्रेणी बोलेंगे? हाँ करेक्ट, मतलब उसको क्या ऐसे ऐसे इजी फॉर्मेशन के अंदर रखना जिसके अंदर तोड़ना बहुत बहुत हमारा इजी हो जाए। अलग अलग स्प्रेड आउट होगा ना तो एक ही जगह पर जाना, ढूंढना, फिर वो कर्म को दूर करना वो डिफिकल्ट है। उसके बजाय हमने उसको इकट्ठा कलेक्शन कर लिया और फिर यहाँ फोकस लेजर शूट किया तो सारे के सारे कर्म भस्मीभूत हो जाएंगे। वही सेम आइडियोलॉजी गुण श्रेणी के अंदर आती है। हाँ अंजुम। mean Guruji, all the karma are being collected ना मतलब गुण श्रेणी में कर्म जो होते हैं वो कलेक्ट होके मतलब सीरीज में होते हैं, करेक्ट कलेक्शन होता है ना। करेक्ट राइट, कलेक्शन, हाँ हाँ बस। जो या स्प्रेड आउट हुए हैं कर्म के दलिक, यानी कि हम्म, जो कर्म है उसको इकट्ठा करना एक ही जगह पर, उसका नाम है गुण श्रेणी। ओके, ठीक है, थैंक। अभी है गुण संक्रमण, ये इसको थोड़ा समझना है टेक्निकली। क्या हुआ, लगभग ना पिछले 8 साल से बीजेपी का रूलिंग है और उसके पहले कांग्रेस का रूलिंग था, ठीक है। तो अभी 8 साल के अंदर बीजेपी जो रूलिंग किया ना, उस कारण से क्या हुआ, कांग्रेस के पास जो भी बेनामी संपत्ति थी या जो कुछ भी उसके पास एसेट्स सब थी, वो बीजेपी ने अपने नाम पर ट्रांसफर कर ली, बिकॉज वो सत्ता में पड़ा हुआ है। अभी वो कांग्रेस के पास हर एक पॉलिटिशियन के पास ऐसा 2 नंबर का सब कुछ रहता तो है, तो कांग्रेस के पास भी 2 नंबर का था, लेकिन उसको वो जाहिर नहीं कर पाते थे, जिस कारण से ये बीजेपी ने आकर के उसके जो भी संपत्ति या जो भी बेनामी एसेट्स था उसका संक्रमण, उसका अपने पास ट्रांसफर ले लिया। संक्रमण का मतलब होता है ट्रांसफर। जनरली अपना वो 2-3 साल पहले जब कोरोना हुआ था तभी संक्रमण संक्रमण बहुत बार उसका वर्ड का यूज आ रहा था। तो संक्रमण यानी कि ट्रांसफर। अगर मुझे कोरोना है और मेरा कोई ना कोई तत्व या ऐसा कुछ अगर आपके अंदर चला जाता है तो आपको भी कोरोना से संक्रमित मैं कर दूंगा, यानी कि मेरे अंदर का कोरोना आपको ट्रांसफर हो जाएगा। तो संक्रमण का मतलब होता है ट्रांसफर। अभी अभी हमारा जीव क्या बहुत ही सुपर चीज करता है, जितने भी पाप कर्मों को हमने इकट्ठा करके रखा हुआ था गुण श्रेणी के द्वारा, वो पाप कर्मों को पुण्य के अंदर ट्रांसफर कर देता है। ऐसा क्यों और कैसे, बहुत सुंदर लॉजिक है। अभी क्या है ना, हर एक समय हमारे, हाँ इसको बोलना था क्या, नहीं, हर एक समय ना हमारे जीव के अंदर अलग 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 कर्मों का उदय और अस्त चलता ही रहता है। 8 कर्मों के जो मेन मेन प्रकार है उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग सब डिविजन्स है। अभी कुछ कुछ कर्म ज्यादा पावर नहीं है, कुछ कुछ कर्मों का पावर ज्यादा है। एग्जाम्पल, आयुष्य कर्म अभी मेरा मनुष्य का चल रहा है, करेक्ट। मुझे मनुष्य भव के अंदर आने का हुआ तो मेरा मनुष्य भव का आयुष्य कर्म का बंध मैंने इसके पहले के भव के अंदर किया हुआ था, जिस कारण से अभी मैं मनुष्य बना। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नाम कर्म के अंदर सबसे पहला गति नाम कर्म आता है, जिसके अंदर 4 अलग अलग गति का नाम आता है। मनुष्य गति नाम कर्म, देव गति नाम कर्म, तिर्यंज गति नाम कर्म और नरक गति नाम कर्म। अभी
ये सारे के सारे कर्म जो 4 प्रकार के गति के नाम कर्म है, उसको हमने कभी ना कभी कोई ना कोई भाव में बांधा हुआ रहेगा, ठीक है। वो बांधने के टाइम पर उसकी क्या प्रकृति है, क्या स्थिति है, क्या रस है और क्या प्रदेश है, वो भी नक्की हो गया हुआ रहेगा। तो जब वो नक्की हुआ था, उस समय ये भी फिक्स हुआ था कि ये कर्म स्पेसिफिकली कौन से टाइम पर उदय में आने वाला है। कर्म के बंद के टाइम ही ये सब चीजें डिसाइड हो जाती है। अभी देखो, मैं मनुष्य के अंदर आया आयुष्य नाम कर्म के कारण से, तो उसका सपोर्टिव मनुष्य गति नाम कर्म का उदय हुआ। लेकिन थोड़ा 5, 10, 15, 20 साल जाने के बाद मेरे अंदर पड़ा हुआ तिर्यंच गति नाम कर्म का भी उदय हुआ, लेकिन वो अपना कोई इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा, बिकॉज मैं अभी मनुष्य हूँ। तो तिर्यंच गति नाम कर्म मुझे तिर्यंच गति के अंदर नहीं लेकर के जाने वाला अभी का अभी। जब मेरा यहाँ का मनुष्य कर्म मनुष्य आयुष्य पूरा होगा, उसके बाद भवांतर में मैं तिर्यंच जाऊंगा। लेकिन अभी इस इंस्टेंस में अगर मुझे तिर्यंच गति नाम कर्म का उदय हुआ, कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, तो क्या होगा, मेरा जीव ऑटोमेटिकली वो तिर्यंच गति नाम कर्म का मनुष्य गति नाम कर्म के अंदर ट्रांसफर कर देगा। सेम थिंग रिवर्स में, अगर मैं गधा बना तिर्यंच के अंदर और अगर उस समय मनुष्य गति नाम कर्म का उदय हुआ, तो मेरा जीव ऑटोमेटिकली उस समय मनुष्य गति नाम कर्म का ट्रांसफर तिर्यंच गति नाम कर्म के अंदर कर देगा, बिकॉज मेरा आयुष्य गधे का है। तो गधे के अंदर मुझे मनुष्य गति नाम कर्म का कोई भी इफेक्ट नहीं मिलने वाला, वो ऑटोमेटिकली तिर्यंच गति नाम कर्म के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। इसको बोलेंगे संक्रमण। अभी ये हमारा जीव कोई कोई अलग अलग कारणों से करता है। ये एग्जाम्पल, अभी जैसे हमने बोला मनुष्य का आयुष्य के अंदर हम आए हुए हैं, तो तिर्यंच गति नाम कर्म का उदय होने के बावजूद भी वो मनुष्य गति नाम कर्म के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि आयुष्य मनुष्य का मिला हुआ है। तो ये ऐसा जब मुझे हुआ, उसी से मैं ट्रांसफर मैं कर पाऊंगा, मैं अपनी खुद की इच्छा से ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा। जनरली स्पीकिंग, गुण संक्रमण में क्या होता है, मैं अपने खुद की ताकत से, खुद के पुरुषार्थ से जो भी पाप कर्म मैंने गुण श्रेणी इकट्ठा किए, उसका डायरेक्ट ट्रांसफर मैं पुण्य के अंदर लेकर के चला गया। अपन थोड़ा समझते हैं उसको। गुरुजी, जी पाप भी पुण्य में हो सकता है और पुण्य भी पाप में हो सकता है ना गुरुजी? हाँ देखो, पुण्य भी गुण एक बार संक्र पाप में बदल सकता है ना? गुण संक्रमण के अंदर पाप कर्म पुण्य के अंदर संक्रमित होगा, लेकिन जब ऑटोमेटिकली अलग अलग कर्मों के कारण से हमको संक्रमण करना पड़े, उस समय पाप टू पुण्य और पुण्य टू पाप टू वे पॉसिबल है। जी गुरुजी। अभी समझो कि ये हमारा पाप का सेगमेंट है, ये राइट साइड वाला, और ये जो लेफ्ट साइड वाला है वो पुण्य का हमारा बैंक बैलेंस है। यहाँ पर समझो कि हमारा भी ये कुछ पुण्य का उदय चल रहा है, एट द सेम टाइम हमारा पाप भी जागृत हुआ। कैसे, अभी मैं ये अपवर्तनाकरण यानी कि उत्कृष्ट शुभ भाव में था, तो ऑब्वियसली मेरा उस समय शातावेदनीय कर्म का उदय होगा, बिकॉज अप्रमत्तता मेरे अंदर आ चुकी है, संयत यानी कि सर्ववीरती मैंने ले ली हुई है, और मैं अपनी इच्छा से धर्म ध्यान के अंदर लीन हुआ हूँ। उससे मुझे जबरदस्त आनंद आएगा, एकदम नॉर्मल बात है। अगर कोई फोर्सफुली मुझे करवाए तो मैं प्रमाद के अंदर हूं तो ये स्टेप नहीं आएगा, या मैं वीरती के अंदर नहीं हूं जिस कारण से भी ये स्टेप नहीं आएगा। मैं अपनी इच्छा से, मैंने प्रमाद को दूर किया, अपनी खुद की इच्छा से सर्ववीरती के अंदर आया, और खुद की इच्छा से ही मैंने आगे बढ़ने का प्रयत्न किया। उस समय ऑटोमेटिकली मेरे अंदर शातावेदनीय कर्म का उदय होगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा उस समय उस सिचुएशन के अंदर। अभी क्या हुआ, उसमें मैं थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन ऑटोमेटिकली मेरा जो अशाता वेदनीय कर्म पाप कर्म जो मैंने कोई और भव के अंदर बांधा हुआ था, वो अभी जागृत हुआ। लेकिन अभी मेरी इतनी सुंदर भावों की धारा चल रही है, इतना मुझे आनंद आ रहा है, इतना ज्यादा मैं शाता वेदनीय कर्म का अनुभव कर रहा हूँ कि वो अशाता वेदनीय कर्म उदय में आने के बाद भी मुझे कोई भी अशाता नहीं दे पाएगा। तो मेरे जीव ने वो सारे के सारे जो अशाता वेदनीय कर्म जो पाप कर्म था, उसका इकट्ठा करके पुण्य के अंदर ट्रांसफर कर दिया।
वो अशाता वेदनीय अभी शाता वेदनीय बन गया, राइट। इसको बोलेंगे गुण संक्रमण, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमने पाप कर्मों का संक्रमण पुण्य कर्मों के अंदर कर दिया। पॉइंट 1। पॉइंट 2, ये जो अशाता वेदनीय कर्म है जिसका भी उदय हुआ है, फॉर एग्जाम्पल वो 100 सालों तक रहने वाला है, ठीक है। संक्रमण करने के बाद अशाता वेदनीय का शाता वेदनीय हमने कर दिया, और जो 100 साल तक चलने वाला अशाता वेदनीय था उसका शाता वेदनीय के अंदर बस 1 मिनट के अंदर इसका काम पूरा हो जाएगा। इतना जबरदस्त उसका उदय होगा शाता वेदनीय का, इतनी जबरदस्त हमको एक खुशी, एक सुख की अनुभूति होगी कि 1 मिनट के अंदर 100 सालों तक चलने वाला अशाता वेदनीय कर्म 1 ही मिनट के अंदर शाता वेदनीय का हमको आभास दे करके चला जाता है। तो यहाँ पर अशाता वेदनीय कर्म की स्थिति भी कम हुई और उसका अशाता टू शाता के अंदर ट्रांसफर भी हुआ। इसको बोलेंगे गुण संक्रमण। क्लियर है? तो अपन आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट टाइम तो हो गया। तो ऐसे मैंने जो इकट्ठा किया, मैंने यहाँ पर सारे के सारे कर्मों को इकट्ठा किया और इन्हीं कर्मों को मैंने यहाँ पर संक्रमित करके पुण्य के अंदर लेकर के आ गया। इसको गुण संक्रमण कहा जाएगा। अभी आता है अपूर्व स्थिति बंध। मेरा जीवना हर एक क्षण पाप का या पुण्य का बंद कर ही रहा है बाय डिफॉल्ट। अगर मैं शुभ भावना के अंदर हूं तो पुण्य कर्म का बंद हो रहा है, और अगर मैं अशुभ भावों के अंदर हूं, अशुभ वाणी के अंदर हूं या अशुभ वर्तन के अंदर हूं, तो पाप कर्म का बंद हो रहा है। ये क्लियर है? ये सेम रूल 8वें गुण स्थानक पर भी अप्लाई होता है। अगर मैं शुभ भावों के अंदर हूं तो ये स्थितिघात, रसघात, गुण श्रेणी और गुण संक्रमण पुराने कर्मों को कम करने के लिए काम करता है। अपूर्व स्थिति बंध के अंदर जो नया कर्म का बंद हो रहा है वो बहुत माइन्यूट लेवल का होगा। कैसे? अभी अगर मैं शुभ भाव के अंदर जाता हूं ना, तो अगर मेरा पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा गुण स्थानक है तो उस समय मुझे जबरदस्त मात्रा का पुण्य कर्म का बंद होगा। उसकी स्थिति भी बड़ी होगी, रस भी बहुत जबरदस्त होगा। लेकिन अगर वही शुभ भाव मैं 8वें गुण स्थानक में आकर के करता हूं तो उस कारण से नए पुण्य कर्म का जो बंध होगा वो बहुत ही छोटा स्थिति वाला और छोटा रस वाला होगा। इसको बोलेंगे अपूर्व स्थिति बंध। अपूर्व यानी कि जो पहले कभी नहीं किया हुआ हो उसको अपूर्व बोलेंगे। पहले कभी भी हमने इतनी छोटी स्थिति का कर्म का बंध नहीं किया जो हम अभी कर रहे हैं, उसको अपूर्व स्थिति बंध कहा जाता है। स्थितिघात, रसघात, श्रेणी और संक्रमण पुराने कर्मों के संदर्भ में है। अपूर्व स्थिति बंध करंटली ये प्रोसेस के दरमियान जो नए कर्मों का बंध मैं कर रहा हूं वो बहुत ही हल्की स्थिति वाले और हल्के रस वाले होंगे। इसको अपूर्व स्थिति बंध कहा जाता है। अगर ये क्लियर है तो अपन आगे बढ़ते हैं। शायद बहुत बहुत नए नए शब्द होंगे, पहली बार का गुरुजी, कॉन्सेप्ट होगा। हाँ सर। आयुष्य बंद का आपने बताया ना, तो एक भाव में अपन कितने आयुष्य एक ही बंद कर सकते हैं ना? करेक्ट, अभी अभी मनुष्य भाव है तो गए भाव में एक ही बंद किया रहेगा ना? करेक्ट। तो फिर गुण श्रेणी कैसे होती है गुरुजी? आयुष्य कर्म के अंदर नहीं होगी, लेकिन वेदनीय के अंदर होगी, ज्ञानावरणीय के अंदर होगी, अंतराय के अंदर होगी, मोहनीय के अंदर होगी, राइट। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास ओपन है। आयुष्य कर्म को अपन कम या उसको उड़ा नहीं पाएंगे। अगर मेरा इस भाव में 80 साल का आयुष्य मैंने पिछले भाव के अंदर ही फिक्स कर दिया हुआ है, तो मैं चाहे कितना भी ध्यान करूं, कितना भी गुण श्रेणी संक्रमण करूं, मैं मेरे आयुष्य कर्म को कम नहीं कर पाऊंगा। वो तीर्थंकर परमात्मा भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके अलावा जितने भी अलग अलग पाप कर्म है, जितने भी मोहनीय के कर्म है या फिर ज्ञानावर्णीय के है, दर्शनावर्णीय के है, वेदनीय के, अंतराय के है, नाम के है, गोत्र के है, ये जितने भी पाप कर्म है उसका मैं पुण्य कर्म के अंदर ट्रांसफर ले सकता हूँ। नहीं, मैं गति के बारे में बोल रही हूँ, नरक गति। अभी मनुष्य गति में देव गति अपनी आ गई तो उसको गुण संक्रमण करेक्ट। गुण संक्रमण होगी ना गुरुजी? हाँ, वो समझा नहीं मुझे। मतलब एक आयुष्य टाइम का पे कोई कितने कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो एक जो टाइम पे गति कितने था, बंद हो सकते हैं वो पूछ रही हूँ।
हाँ, वो गति था ना, वो नाम कर्म का एक एक विभाग है। तो अगर आयुष्य मेरा मनुष्य का है और गति के अंदर यानी कि नाम कर्म के अंदर अगर तिर्यंच गति नाम कर्म का उदय हुआ तो उसका ऑटोमेटिकली संक्रमण होकर के मनुष्य गति नाम कर्म बन जाएगा। तो फिर वो वापस उदय में नहीं आ सकता है, नहीं नहीं, मतलब वो सत्ता में कंप्लीट नहीं ट्रांसफर रहेगा। हो गया। लेकिन यहाँ पर एक कैच ऐसा है कि ये गति के पास जो चार अलग अलग है, हमारे पास अनंत मनुष्य गति नाम कर्म पड़ा हुआ है, अनंत तिर्यंच गति नाम कर्म पड़ा हुआ है, अनंत देव गति और अनंत नरक गति का आयुष्य नरक गति का नाम कर्म पड़ा हुआ है। तो ये जो हम अभी जो गुण संक्रमण कर रहे हैं उससे कोई ज्यादा नहीं फर्क पड़ने वाला। यहाँ और पर ये 8वें गुण स्थानक में आने के बाद जो गुण संक्रमण करेंगे उसका इफेक्ट होगा। मतलब अभी नहीं होगा, अपन जो जिस गुण स्थानक पे है इस टाइम पे नहीं होगा। इस समय गुण संक्रमण होगा लेकिन बहुत ही हल्का सा उसका फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा विजिबल चेंजेस नहीं आएगा। मतलब सत्ता में बहुत सारा है अभी अपना बाकी। देखो सत्ता में अभी भी हमारा मोहनीय पड़ा हुआ है ना। 8वें के अंदर क्या सत्ता में मोहनीय नहीं है, बिकॉज प्रमाद भी गया, सर्ववृत्ति के अंदर आ गए, तो सत्ता में मोहनीय नहीं है। शायद अंदर छुपा हुआ रह सकता है लेकिन सत्ता में नहीं है। जी गुरु जी, प्रणाम। तो ये हुआ हमारा स्थिति रस गुण श्रेणी गुण संक्रमण और अपूर्व स्थिति बंध। ये नया नया है कॉन्सेप्ट, थोड़ा बहुत चिंतन वगैरह करेंगे तो ऐसे तो इजी है। एग्जाम्पल सिर्फ याद रखने का, स्थितिघात के अंदर लड्डू का स्थिति और रस वो दोनों के अंदर वो पानी वाले हाथ से लड्डू का बंद किया तो वो दो चीजें होती है। गुण श्रेणी के अंदर मुकेश अंबानी का वो एंटीलिया वाला कितना अलग अलग विचित्र उसका शेप है, उसमें घूम करके ऊपर तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट है। सीधा सीधा सीढ़ी में ऊपर चढ़ जाएंगे तो वो इजी है, तो उसका नाम है गुण श्रेणी। या वो दीपावली के टाइम हम डिब्बों को इकट्ठा करते हैं और फिर वापस गड़ी करके ऊपर रख देते हैं, उसका नाम है गुण श्रेणी। गुण संक्रमण के अंदर वो गति नाम कर्म का जो एग्जाम्पल हमने लिया वो अपन उसको अगर याद रखेंगे तो गुण संक्रमण भी याद रह जाएगा। और अब पूर्व सिद्धि बंध तो एकदम सिंपल है। नए कर्मों का जो हम बंद कर रहे हैं ये क्रिया करने समय उसका स्थिति और उसका रस बहुत ही छोटा अवधि वाला होगा, उसको बोला जाता है अपूर्व स्थिति बंध। क्लियर? कुछ प्रश्न है क्या? चलो आज हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है शब्द वगैरह। नहीं इसमें ना आप मतलब शब्द जो है वो शायद याद न भी रहे ना तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका जो एग्जाम्पल है अगर अपने बराबर एग्जाम्पल को समझ करके उसको याद कर लिया ना तो ऑटोमेटिकली वो तत्व तक अपन पहुंच जाएंगे। वो रसघात के अंदर अगर वो लड्डू वाला एग्जाम्पल याद रखेंगे ना तो बहुत इजीली रसघात और स्थितिघात हमारे मेमोरी में बैठ जाएगा। इसलिए एग्जाम्पल्स भी ऐसे दिए हुए हैं जो डेली लाइफ में अपन उसको देख पाए, तो उसको अगर अपन थोड़ा मेमोरी के अंदर रखेंगे तो तत्व बहुत इजीली अपने पकड़ में आ जाएगा। यहाँ तुम्हारा समय भी पूरा हुआ। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा इसका चिंतन करेंगे ना तो नए नए डाउट्स निकलेंगे, उसको अपन अगर कल मिलेंगे ना तो उस समय उसका डिस्कशन में लेकर के आएंगे। तो बहुत बहुत अनुमोदना, प्रणाम।